हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द चैनल। ये वीडियो ख़ास तौर पे हमारे लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का स्टार्ट है। अब तक हमने काफ़ी सारी बेसिक्स को कवर कर लिया है। अब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरफ मूव करेंगे। इंट्रोडक्शन देंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, और साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे जो हमारी प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, उन दोनों में फ़र्क क्या है, हम क्यों प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग के बजाय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को इस्तेमाल करें, उसके क्या हमें फ़ायदे मिलेंगे, और साथ ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर शामिल क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को भी हम इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है उन तमाम के लिए जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में ख़ास तौर पर नॉलेज नहीं रखते या जो है उनके कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आइए ज़रा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, तो स्टार्ट करते हैं। इंटरनेट के ऊपर अक्सर जगह पे आपको OOP लिखा हुआ नज़र आएगा। OOP स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, या कहीं पे भी आपको OOPS नज़र आएगा, तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम्स। ये क्या है बेसिकली? ये एक डिज़ाइन है, ये एक कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो ऑब्जेक्ट्स को लेके बनाया गया है, जिसके अंदर हमारे पास डेटा होता है और कोड होता है। और डेटा हमारे पास किस फॉर्म में होता है? डेटा हमारे पास एट्रीब्यूट्स और प्रॉपर्टीज़ के फॉर्म में होता है, और कोड जो हम लिखते हैं बेसिकली वो हमारे लिए मेथड्स होते हैं या प्रोसीजर्स होते हैं। अब इसको तफसील से हम डिस्कस करते हैं हम अपनी अगली स्क्रीन के ऊपर। अब यहाँ पे ज़रा देखते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेसिकली आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, ये एक रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स हैं। अब तक हम कोर्स के अंदर डील कर रहे थे, अब बाकायदा से हम डिज़ाइन बनाएंगे। अब मिसाल के तौर पर हमने कोई गेम बनाई, या कोई हमारे पास इंटरप्राइज जो है वो सिस्टम है जिसके अंदर जो है वो हम ह्यूमन रिसोर्स का डेटा एंटर कर रहे हैं, या कोई भी स्कूल है जिसके अंदर हम स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम का डेटा हम स्टोर कर रहे हैं, तो उसके अंदर हमारे पास कोई भी एक बेसिक सी एंटिटी होगी जिसके लिए हम डेटा कलेक्ट करेंगे और उसका कुछ ना कुछ बिहेवियर होगा। तो उन तमाम चीज़ों को लिखने के लिए हमारे पास बाकायदा से एक डिज़ाइन है जिसे कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब क्या होगा, हमारे पास कोई ना कोई एक क्लास होगी जो कोई ना कोई एक मैप है, ब्लूप्रिंट है, जैसे कि ह्यूमन। अब इसके अंदर किसी भी ह्यूमन को फिट किया जा सकता है जिसका कोई ना कोई नाम होगा, कोई ना कोई एज होगी, कोई ना कोई उसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स होंगे। तो जाहिर सी बात है, अगर हम एक पर्सन का डेटा एंटर कर रहे हैं तो दूसरे पर्सन का डेटा भी हम उसी डिज़ाइन के हिसाब से ही हम गेट करेंगे। तो क्यों ना हम उसका एक अलग से मैप बना दें जो कि हमारे लिए क्लासेस कहलाएंगी, और उसके कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे और उसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी या प्रोसीजर्स होंगे जो वो परफॉर्म कर रहा होगा, जैसा कि वॉकिंग या जैसा कि सेंडिंग ईमेल। तो ये तमाम चीज़ें मिलाकर रियल लाइफ या रियल वर्ल्ड के ऊपर जो हम प्रोग्रामिंग करते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहलाती है। अब बाकायदा से जब हम इसके ऊपर प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आती जाएंगी। तो यूँ समझ लीजिए, अब तक के लिए यूँ समझ लीजिए कि हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो हमारे पास रिवॉल्व करती है अराउंड क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, और उसके अंदर हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं और मेथड्स होते हैं। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? किसी भी हमारे पास जो एंटिटी होगी या कोई भी हमारे पास क्लास होगी उसके कुछ फीचर्स होंगे, और मेथड्स क्या होंगे? उसका कोई ना कोई बिहेवियर होगा जो वो परफॉर्म कर रहा होगा। तो अब समझा? अब आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम इंपॉर्टेंस को डिस्कस करते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को मज़ीद अभी हमने तफसीलात से डिस्कस करना है। पहले हम ज़रा इसकी इंपॉर्टेंस डिस्कस कर लें कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और क्यों प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग से ये हट के है या अलग है, और क्यों उसको इंपॉर्टेंस दी जाती है। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग अब तक हम परफॉर्म करते आए हैं, उसके अंदर क्या होता था? हमारे पास टॉप डाउन डिज़ाइन होता था कि हम कोड लिख देते थे और वो डिज़ाइन वाइज या लाइन वाइज या सीक्वेंस वाइज हमारे पास एग्जीक्यूट करता रहता था। अब हमारे पास क्या होगा? अब हमारा सारा का सारा फोकस ऑब्जेक्ट्स के ऊपर होगा, सारा का सारा फोकस डिज़ाइन के ऊपर होगा। अब हम बाकायदा से एक डिज़ाइन बनाएंगे और उस डिज़ाइन को फॉलो करते हुए हम अपनी कोडिंग करेंगे। तो इससे डिसएडवांटेज भी हो गया। क्या डिसएडवांटेज हो गया? कि अब हमारे पास जो डिज़ाइन है वो कॉम्प्लेक्स हो गया है। प्रोसीजरल लैंग्वेज में हमारा कोड कॉम्प्लेक्स हो जाता है। कोड क्यों कॉम्प्लेक्स हो जाता है? मिसाल के तौर पर अगर आपके पास कोई एक छोटी सी एप्लीकेशन है, हो सकता है वो 1000 या 2000 लाइन ऑफ कोड पे चली जाए। उसको मैनेज करना आपके लिए, बाद में इस कोड को मेंटेन करना या उसमें एडिट करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। जबकि अगर यही काम हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हो, तो वो 1000 लाइन का हो सकता है फंक्शन ना हो, उसके अंदर आपने डिज़ाइन में स्मॉलर प्रॉब्लम्स में आपने उसको ब्रेक डाउन किया हुआ हो और उसको ईजीली एडिट किया जा सके या मेंटेन किया जा सके। तो डिज़ाइन तो कॉम्प्लेक्स होगा, मगर
कोड को रीयूज़ करना हमारे लिए आसान होगा, कोड को मेंटेन करना हमारे लिए आसान होगा, कोड को प्रोटेक्ट करना या डेटा जो उसके अंदर मौजूद होंगे उसको प्रोटेक्ट करना हमारे लिए आसान होगा। डेटा के प्रोटेक्शन के हवाले से भी हम आगे आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर हम डेटा को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वो भी हम तफसीलात डिस्कस करेंगे। अब तक के लिए हमने इतना सीखा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एक तो हमारे पास कोड रीयूज़ हो जाता है, डिज़ाइन जो है वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स ज़रूर हो जाता है, मगर हमारे पास कोडिंग कॉम्प्लेक्स नहीं होती, कोडिंग हमारे लिए आसान हो जाती है। डिज़ाइन सीखना मुश्किल होगा, डिज़ाइन जब समझ में आ जाएगा तो हमारे लिए कोडिंग आसान हो जाती है। मज़ीद कुछ फ़ायदे डिस्कस करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। तो अब तक हमने एक सरसरी तौर पे देखा, मज़ीद हम कुछ अगर हम एडवांटेजेस को देखें जो प्रोसीजर प्रोग्रामिंग के ऊपर होते हैं, तो सबसे पहले ये थे कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी कि ऊप है वो फास्टर है और ईजी टू एग्जीक्यूट है, बहुत ही आसानी से आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एक और चीज़ जो हमारे पास C++ कोडिंग या किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिए समझी जाती है, जिसे हम कहते हैं ड्राई। ड्राई का मतलब है डू नॉट रिपीट योरसेल्फ। एक कोड आपने एक दफ़ा लिख लिया, उसी कोड को अगर दोबारा से उसी प्रोग्राम में आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो दोबारा से वो कोड आपको लिखने की ज़रूरत ना हो, किसी भी एक या दो या एक छोटे से वर्ड के ज़रिए आप उस पूरे के पूरे कोड को रीयूज़ कर सकें। तो रीयूज़ करने के लिए हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेहतरीन डिज़ाइन है, जिसके अंदर आप आसानी से मेंटेन कर सकते हैं, आसानी से मॉडिफाई कर सकते हैं और आसानी से डीबग भी कर सकते हैं। डीबग क्या चीज़ है? डीबग हमारे पास एक टर्मिनोलॉजी है जो हम इस्तेमाल करते हैं हम अपने कोड में एरर फाइंड करने के लिए। प्रोग्राम में हमने कोड बना दिया, बाद में हमें पता चला इसके अंदर कुछ एरर्स हैं और समझ में नहीं आ रहा कि एरर कहाँ पर है। अगर आपने डिज़ाइन वाइज या सेक्शन वाइज कोड बनाया होगा तो एटलीस्ट आपको इतना तो पता होगा कि किस सेक्शन में मसला आ रहा है, तो आप आसानी से उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। एक और फ़ायदा अगर हम डिस्कस करें तो हमारे पास पूरे प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्लियर हो जाता है। अब जैसे मिसाल के तौर पर आपने गेम बनाई कोई भी और गेम के लिए कोड बनाया, उसके अंदर आपके पास डिफरेंट प्लेयर्स हैं, हर प्लेयर के लिए आपके पास अलग स्ट्रक्चर होगा और उस हर प्लेयर की जो फंक्शनैलिटीज़ वो परफॉर्म कर रहा होगा उसके लिए अलग अलग स्ट्रक्चर होगा, तो स्ट्रक्चर बिल्कुल एकदम क्लियर होगा। अगर यही काम हम प्रोसीजर प्रोग्रामिंग में करें तो एक ही कोड में हमने सारा का सारा कोड लिखा होगा जिसको हमारे लिए समझना, बाद में समझना मुश्किल हो जाएगा। और क्या हमारे पास फ़ायदे हो सकते हैं? रीयूजेबिलिटी की हम बार बार बात कर रहे हैं, तो क्या होगा कि फ़र्स्ट टाइम डिज़ाइन बनाना हमारे लिए थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है, मगर बाद में आहिस्ता आहिस्ता जैसे कोड हमारा इंक्रीज़ होता जाता है तो हमारा डेवलपमेंट टाइम शॉर्ट हो जाता है। जैसे फर्स्ट डे हो सकता है डिज़ाइन बनाने मुश्किल हो गई, थोड़ा सा टाइम लग गया, फिर प्रोग्रामिंग के लिए जब हम नेक्स्ट डे एप्लीकेशन के ऊपर आएंगे तो हमारे बहुत सारे काम आसान हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारा कोड हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। अब हमने उसमें से काफ़ी सारे कोड को हम रीयूज़ कर सकते हैं, तो हमारे लिए कोडिंग टाइम या डेवलपमेंट टाइम डिक्रीज़ हो जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर। अब हम ज़रा ये पूरा अगर हम इस वक्त देखें, ये आपको जो सिस्टम नज़र आ रहा है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ऊप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम, तो ये सिस्टम किन चीज़ों को मिलाकर बनाया जाएगा। फ़ायदे तो हमने डिस्कस कर लिए कि भाई हमारा कोडिंग टाइम शॉर्ट हो जाता है, हमारे पास बहुत फ़ायदे हो जाते हैं, कोड डिज़ाइन हमारा बहुत क्लियर हो जाता है, स्ट्रक्चर क्लियर हो जाता है, फास्ट हो जाता है, मगर अब इसको बनाना कैसे है? बनाने के लिए हमें थोड़ा सा 2-3-4 वीडियोस हमारी नेक्स्ट इसी के ऊपर हमारी चलेंगी, तो हम थोड़ा सा तवज्जो से देखेंगे। मुश्किल चीज़ें हो सकता है हमारे लिए बहुत आसान हो जाए, हमने वीडियो के अंदर इसको इस तरीके से डिस्कस करना है। तो ये पूरा का पूरा इस वक्त आपको जो स्क्रीन के ऊपर चार्ट नज़र आ रहा है, इन तमाम चीज़ों को मिलाकर हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम बनाया जाता है। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो दो चीज़ें हैं हमारे पास, ऑब्जेक्ट और क्लासेस, हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। बाकी सारे जो कॉन्सेप्ट हैं, इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं, उनको हम आने वाली वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास इनकैप्सुलेशन है, एब्स्ट्रैक्शन है, पॉलीमॉर्फिज्म है, इनहेरिटेंस है, क्लास है और ऑब्जेक्ट्स हैं। इन तमाम को हम आने वाली वीडियो में ज़रूर कवर करेंगे। तो अब ज़रा बात करते हैं क्लास क्या है। जैसे पिछले जो है वो आपने स्क्रीन के ऊपर आपने देखा था कि हमारे पास क्लास भी शामिल होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर। तो सुन लीजिए कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक जो होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, वो क्लास है। क्लास क्या होती है हमने पीछे समझने की कोशिश की थी, मगर उस वक्त तक क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमारे लिए नहीं थी तो हमें उस वक्त समझने में नहीं आई थी। अब हम क्लियर कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे कि क्लास एक्चुअल में होती क्या है। तो यहाँ पे एक लाइन में फ़िलहाल मैं बता दूंगा कि क्लास हमारे पास ब्लूप्रिंट है। क्लास हमारे पास एक नक्शा है या मैप है, ब्लूप्रिंट है, जिसके ऊपर हम पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट बिल्ड करेंगे। यहाँ तक सिर्फ इतना ही समझ लेते हैं, मज़ीद डिटेल में अब बाद में जाके समझेंगे। पहले हम ऑब्जेक्ट को
दिमाग में बिठाने की कोशिश करें। फिर हम क्लियर दोनों को एक साथ बनाकर देखेंगे कि क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट जैसे मैं आपको बता रहा था, क्लास जैसे मैंने आपको बताया, तो ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट क्लास का ही इंस्टेंस होता है। क्या मैं कहना चाह रहा हूं कि जब आप क्लास डिफाइन करते हैं उस वक्त तक मेमोरी में वो जगह नहीं लेता। जब तक आप ऑब्जेक्ट नहीं बनाते उस क्लास का, तब तक वो मेमोरी में जगह नहीं लेता। ये बड़ी ख़ास बात मैंने आपको बताई है कि क्लास आप बना देते हैं मगर वो मेमोरी में एग्जीक्यूट करते वक्त मेमोरी में वो बिल्कुल भी जगह नहीं लेता। जब तक आप उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाते वो मेमोरी में जगह नहीं लेता। ये कैसे हम समझेंगे? ये आने वाले जब हम कोड हम इसको क्लियर करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि ऑब्जेक्ट बनता कैसे है। अब इस इमेज को गौर से देखने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि क्लास क्या होता है, क्लास एक मैप है। अब यहाँ पे आपको नज़र आ होगा, ये एक हमारे पास एक ख्याली नक्शा है कि हमारे पास कार की हमने क्लास बना दी। तो हमने सोचा कि कोई भी अगर कार होगी तो उसके कुछ फीचर्स होंगे जो रिपीट हो रहे होंगे हर क्लास में, जैसा कि उसका ईयर, मेक ईयर होगा, उसका मॉडल होगा, या किस कंपनी ने बनाई, मेक उसकी। तो ये वो फीचर्स हैं जो हर क्लास में तो ज़ाहिर सी बातें होंगे। हर क्लास का कोई ना कोई ईयर होगा, हर क्लास की कोई ना कोई मेक होगी, हर क्लास का कोई ना कोई मॉडल नेम होगा। तो हमने क्या किया, एक डिज़ाइन बना दिया, एक नक्शा बना दिया सिंपल सा। अब इस नक्शे के अंदर हम सारे ऑब्जेक्ट फिट कर देंगे। हमने तमाम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बना के इसके अंदर हमने फिट कर दिए। तो ये एक सिंपल सा आसान अल्फाज में समझाने के लिए, क्या क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। जब तक क्लास बनी होती है, कोड में इसने जगह नहीं ली होती, जैसे ही आप ऑब्जेक्ट इसका बना देते हैं तो ये समझ लीजिए कि एक्चुअल शक्ल में आ जाता है और आपके पास कंप्यूटर में मेमोरी में जगह ले लेता है। तो ये सिंपल, इससे सिंपल मैं आपको समझा नहीं सकता। शायद मैं मज़ीद कोशिश करूँगा कि जब हम कोड के ऊपर आएँ, तो अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आया तो मेरे साथ रहिएगा, हो सकता है कि आपको मज़ीद कोड बनाते वक्त आपको समझ में आ जाए। अब तक हमने इतना समझा कि क्लास क्या है, हमारे पास एक नक्शा है, एक मैप है जिसके ऊपर हमारा ऑब्जेक्ट बनता है, या लेआउट है जिसके ऊपर पूरा हमारा ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि क्लास के अंदर शामिल क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया क्लास एक मैप है। क्लास हमारे पास एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप भी हो सकती है जो कि डेटा को होल्ड करती है। तो इसके अंदर क्या क्या डेटा हम होल्ड कर सकते हैं? इसमें आप डेटा मेंबर्स रख सकते हैं और मेंबर फंक्शन रख सकते हैं। अब डेटा मेंबर क्या होते हैं? डेटा मेंबर हमारे पास डेटा वेरिएबल्स होते हैं। जो भी वेरिएबल आप रखना चाहें आप क्लास के अंदर डेटा मेंबर रख सकते हैं। और मेंबर फंक्शन क्या होते हैं? ये वो फंक्शन होते हैं जो इन डेटा वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करते हैं, यानी कि इन्हीं के ऊपर काम करते हैं। तो आसान अल्फाज में ये हमारे पास वेरिएबल्स हैं, डेटा मेंबर्स, और मेंबर फंक्शन हमारे पास नॉर्मल फंक्शंस हैं जो कि कोई ना कोई काम परफॉर्म कर रहे होंगे। ये दोनों मिलके ही एक क्लास का बिहेवियर या क्लास की प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करते हैं। अब ज़रा मज़ीद इसको तफसील से समझते हैं डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन को। यहाँ पे अब ज़रा मैं आपको बताऊँ, मैंने क्लास बनाई पर्सन। अब इसमें किसी भी पर्सन को फिट किया जा सकता है। इसमें मैं किसी का भी डेटा उठा के लग दिया, मैंने हामिद माजिद किसी का भी डेटा इसमें लाकर फिट कर दिया, तो था तो पर्सन, मगर जब इसके अंदर किसी का रियल डेटा ला के रखूँगा तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्लास और ऑब्जेक्ट का डिफरेंस हो गया। अब क्लास के अंदर दो चीज़ें शामिल होती हैं, एक उसके एट्रीब्यूट्स होंगे और एक उसकी फंक्शनैलिटीज़ होंगी। एट्रीब्यूट्स क्या हो सकते हैं? उसकी कोई ना कोई प्रॉपर्टीज़ होंगी, कोई ना कोई फीचर्स होंगे, जैसा कि उसका नाम होगा, एज होगा, जेंडर, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, उसकी ऑक्यूपेशन। तो ये सारी की सारी चीज़ें उसकी एट्रीब्यूट्स कहलाती हैं। फंक्शनैलिटीज़ क्या हैं? वो जो भी बिहेवियर परफॉर्म कर रहा होगा उसकी फंक्शनैलिटीज़ हैं। तो जैसे हमने पिछली स्लाइड में हमने डेटा मेंबर्स को हमने समझा था और उसके साथ हमने मेंबर फंक्शन को समझा था। तो यूँ समझ लीजिए कि जो डेटा मेंबर्स होते हैं आपके, वो कहलाते हैं आपके पास एट्रीब्यूट्स। डेटा मेंबर्स यानी कि डेटा आप जो स्टोर करेंगे, वो एट्रीब्यूट्स और डेटा मेंबर एक ही चीज़ है। ठीक है, तो वो आप इस तरीके से बनाएंगे, वेरिएबल्स बनाएंगे उसके लिए। और दूसरी चीज़ आपके पास, जैसे हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस की थी, क्लास के अंदर दूसरी चीज़ जो होती है वो कहलाती है मेंबर फंक्शन। फंक्शंस क्या है? फंक्शनैलिटीज़, जो भी चीज़ें परफॉर्म कर रहे होंगे। तो अब तक हमने ये समझा क्लास के अंदर आपको दो चीज़ें रखनी है, एक एट्रीब्यूट्स जिसे आप डेटा मेंबर कह सकते हैं, दूसरा फंक्शनैलिटीज़ जो कि मेंबर फंक्शन होंगे। तो ये दो किस्म की चीज़ें क्लास के अंदर रखी जा सकती हैं। ठीक है, अब आते हैं क्लास के स्ट्रक्चर के ऊपर। क्लास बनाई कैसे जाए?
अब प्रोग्रामिंग की तरफ आते हैं। कॉन्सेप्ट्स तो हमने बहुत सारे सीख लिए, कॉन्सेप्ट्स हमने समझने की कोशिश कर ली। अब ये आगे आने वाली वीडियोस के अंदर इन तमाम कॉन्सेप्ट्स को भी हम बिल्डअप करते जाएंगे, लेके चलते जाएंगे और मज़ीद क्लियर करते जाएंगे। मगर फ़िलहाल अब ज़रा हम कोड की तरफ मूव करते हैं, ताकि इस वीडियो में हम एक छोटी सी क्लास बना के देखें और आगे आने वाली वीडियोज़ के अंदर हम उसको कवर करते जाएँ। तो क्लास के लिए क्या होता है, एक सिंपल क्लास का कीवर्ड लिखते हैं। क्लास के लिए कोई भी एक यूज़र डिफाइन आपका नाम हो सकता है, आइडेंटिफायर हो सकता है। आइडेंटिफायर के बारे में स्टार्ट की मैं वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। आप ज़रा अगर आपको नहीं मालूम तो वीडियो ज़रूर जाके देख लीजिएगा कि आपका कोई भी आइडेंटिफायर आपकी मर्ज़ी का कोई भी गिवन नेम हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे आप ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं, ब्रैकेट पे क्लोज करते हैं और आखिर में आप सेमीकोलन लाजमी लगाते हैं। क्लास हमेशा सेमीकोलन से एंड होती है। अब जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इसके अंदर डेटा मेंबर्स होते हैं और मेंबर फंक्शन होते हैं। डेटा मेंबर्स आपके वेरिएबल्स हैं और मेंबर फंक्शन आपके एक्चुअल मेथड्स हैं। तो ये दो चीज़ें होती हैं। इसके अलावा तीसरी चीज़ भी होती है जो कहलाती है एक्सेस स्पेसिफायर। तो ये तीन चीज़ें होती हैं, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। एक्सेस स्पेसिफायर की तफसीलात हम आगे आने वाली वीडियो के अंदर कवर करेंगे। सिर्फ फ़िलहाल अब तक हमने इतना ही समझना है कि यहाँ पे हम रखेंगे पब्लिक, यहाँ पे हमने पब्लिक लिख देना है। बाकी डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस क्या होते हैं ये भी हम ज़रा देखते हैं। अब यहाँ पे आपको ये पूरा प्रॉपर कोड नज़र आ रहा है। तो आपने इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें पहले से देखी हुई होंगी, जैसा कि हमारा मेन फंक्शन आपको सबसे बॉटम पे नज़र आ रहा है, इंटीजर मेन ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे जो है वो आपके पास दूसरी ब्रैकेट जो है वो करली ब्रैकेट यहाँ पे ओपन की और आखिर में हमने क्लोज कर दी। अब इसके अंदर जो कोड लिखा हुआ है अब हम ज़रा उसको समझने की कोशिश करते हैं। क्लास का नाम मैंने लिखा है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्यों रखा, क्योंकि हम इसमें पर्सनस की इन्फॉर्मेशन हम स्टोर करने वाले हैं, तो मैंने क्लास का नाम रख दिया। ये हमारे पास एक मैप तैयार हो रहा है। तो इसके अंदर देखिए ये पब्लिक हमारे पास क्या है, पब्लिक हमारे पास एक्सेस स्पेसिफायर है। तो ये हम ज़रूर लिखते हैं पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर। एक्सेस स्पेसिफायर की तफसीलात मैंने आपको बताया कि हम आने वाली वीडियो में हम कवर करेंगे। उसके बाद हमारे पास होता है डेटा मेंबर्स। तो डेटा मेंबर्स यानी कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन का नाम, उसका कॉन्टैक्ट डिटेल या उसका ऑक्यूपेशन, कोई भी तफसीलात आप कोई भी वेरिएबल यहाँ पे बना सकते हैं। मैंने सिर्फ फ़िलहाल समझाने के लिए एक ही वेरिएबल बनाया है जिसमें हम नेम स्टोर करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद आ गया हमारे पास फंक्शनैलिटीज़ में मैंने सिर्फ फ़िलहाल एक ही फंक्शन बनाया जो कि प्रिंट नेम के नाम से। ये फंक्शन क्या करेगा, जब इस फंक्शन को चलाया जाएगा ये सिंपल नाम प्रिंट करेगा। कैसे प्रिंट कर रहा है, सी आउट में देखिए फुल नेम इज़ और यहाँ पे फुल नेम का वेरिएबल प्रिंट करें। इस फुल नेम को आपने वैल्यू नहीं दी, ये वैल्यू हम जाहिर सी बात है जब मेन फंक्शन के अंदर हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हम इसको असाइन करेंगे। तो यहाँ तक आपको समझने में आसानी हो रही होगी। सबसे पहले हमने एक्सेस स्पेसिफायर बनाया, फिर हमने क्या किया, उसका डेटा मेंबर बना दिया, फिर हमने कोई एक मेंबर फंक्शन बना दिया जो डेटा मेंबर को इस्तेमाल कर रहा है। तो यहाँ पे आखिर में हमारे पास क्लास एंड हो गई, फंक्शन एंड होने के बाद क्लास भी एंड हो गई। अब मेन फंक्शन के ऊपर आ जाते हैं। अब हम ज़रा देखते हैं कि ऑब्जेक्ट कैसे बनाया जाता है। ये तो बन गई क्लास। मैंने आपको पहले बताया था कि जब आप क्लास बनाते हैं वो मेमोरी में जगह नहीं लेता, उसकी मेमोरी एलोकेशन नहीं होती जब आप उसको रन करते हैं, जब तक आप उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाते। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, ये रहा जी ऑब्जेक्ट बनाने का तरीकाकार। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आप क्लास का नाम इस्तेमाल करते हो, एग्जैक्ट वही स्पेलिंग सब कुछ लिखते हो, और एक स्पेस के बाद आप कोई भी आइडेंटिफायर इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने यहाँ पे obj1 लिखा है, आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी यहाँ पे आप पर्सनल obj भी लिख सकते हो, जो भी आप लिखना चाहो आप लिख सकते हो। तो ये ऑब्जेक्ट बन गया। अब जैसे ही ये ऑब्जेक्ट बना तो ये पूरी की पूरी क्लास इंस्टेंशिएट हो गई, तो इसका इंस्टेंस इसमें स्टोर हो गया। यूँ समझ लीजिए ये तमाम के तमाम पूरी की पूरी क्लास है, इसकी मेमोरी इस वेरिएबल में एलोकेट हो गई। अब इस वेरिएबल के ज़रिए यहाँ के डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन दोनों को यूज़ किया जा सकता है। अब यूज़ कैसे करेंगे, नीचे ज़रा देखिएगा, obj1 क्योंकि ये इसका ऑब्जेक्ट है जो हमने इस क्लास का बनाया, डॉट, ये डॉट एक हमारे पास ऑपरेटर है जो क्या काम करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस तक आपको एक्सेस दिलाता है। तो क्या किया, obj1, याद रखिएगा कि यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट का नाम इस्तेमाल करें ना कि क्लास का। ठीक है, क्लास तो हमारे पास सिंपल सा मैप है, तो हमने ऑब्जेक्ट के ज़रिए इस्तेमाल करना है, बुलाना है किसी भी हम डेटा मेंबर को, obj1 डॉट फुल नेम, और यहाँ पे हमने नाम असाइन कर दिया। तो यहाँ पे यूँ समझ लीजिए कि इस लाइन को एग्जीक्यूट करने के बाद फुल नेम में कोई ना कोई HPS या कोई भी आपके पास यहाँ पे नाम असाइन हो गया। ठीक है, तो नाम असाइन करने के बाद नेक्स्ट आपने क्या किया, आपने इसको एक्सेस करना है। अब आप एक्सेस करने जा रहे हैं, तो एक्सेस करने के लिए आपने क्या किया, इस मेंबर फंक्शन को कॉल किया, obj1 डॉट प्रिंट नेम।
याद रखिएगा, जब आप मेंबर फंक्शन को एक्सेस करेंगे तो आपने ब्रैकेट्स इस्तेमाल करनी है। जब आप किसी भी नॉर्मल वेरिएबल को एक्सेस करेंगे तो आप क्या करेंगे कि आप यहाँ पे ब्रैकेट्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो अब जैसे ही ये एग्जीक्यूट होगा तो आपके पास फंक्शन चल पड़ेगा। तो ये एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन था आपके पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, जिसके अंदर हमने एक सिंपल सी क्लास भी बना के देखी, प्रोसीजरल जो हमारे पास नॉर्मल हमारे पास कोड होता है, लैंग्वेज होती है, उसको और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को दोनों को हमने कंपेयर करके देखा और ये भी देखा कि हमारे पास क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। सो कंक्लूजन इस वीडियो का, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपके लिए स्टार्ट में उसका डिज़ाइन बनाना मुश्किल हो सकता है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि सिर्फ एक नाम प्रिंट करने के लिए हमने इतना कोड लिख दिया, मगर ये बात एक नाम की नहीं है, ये सिर्फ हमने एक सिर्फ डिज़ाइन सीखा है। इस डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट करते जब आपके पास लॉन्गर कोड्स बनते हैं, बड़ी एप्लीकेशंस बनती हैं, बड़ी एप्लीकेशंस तैयार होती हैं जिसमें हज़ारों लाइन का कोड होता है, तो उसमें हमारे लिए आसानियाँ पैदा होती जाती हैं। अब मिसाल के तौर पर आपके पास एक और यहाँ पे अगर इसी फंक्शन में आपके पास एक और पर्सन होता जिसका आपको नाम स्टोर करना होता, तो आपके पास इसी क्लास को इस्तेमाल कर लिया जाता, आपने उसके लिए सिर्फ एक अलग ऑब्जेक्ट बनाना था। तो सिंपल एक लाइन के ज़रिए से ये पूरी की पूरी क्लास का काम हो जाता। तो यूँ समझ लीजिए कि अगर आपके पास शॉर्टर कोड्स होते हैं, सिंपल से कोड, सिंपल से प्रोग्राम, जिसमें आपके पास 10 20 या 50 या ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 50 या 30 लाइनों का कोड लिखा जा रहा होता है, उसके लिए आप प्रोसीजर कोड लिख सकते हैं। मगर जब आपके पास पूरी प्रोफेशनल और एक अच्छा एप्लीकेशन तैयार होती है, बड़े कोड तैयार होते हैं, तो उसमें आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बगैर यूँ समझ लीजिए एक काम करना आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। वो कंप्यूटर को इतनी ज़्यादा मेमोरी एलोकेट कर देगा कि आपके लिए जो है वो प्रोग्राम को चलाना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि इसमें देखिए, जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं तभी क्लास को मेमोरी एलोकेट होती है, वरना मेमोरी ही एलोकेट नहीं होती। देखिए, मेमोरी सेविंग भी हो रही है, ठीक है, कोडिंग टाइम भी सेव हो रहा है आपके पास, बहुत फ़ायदे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को हम यहाँ पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद तफसीलात ज़रूर डिस्कस करेंगे और इसी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को कोड को हम कंटिन्यू करके रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।